अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने इंटरनेशनल लॉ से जो है मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ का जो है वो चुनाव किया है। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बाकायदा तौर पे एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करें, देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है बेसिकली इससे क्या मुराद होता है। इंटरनेशनल लॉ जो है जो सॉवरन स्टेट्स होती हैं जिनको इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ का स्टेटस हासिल होता है, तो सॉवरन स्टेट्स या इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ जो हैं, जब वो किसी मामले को तय करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो बनाती हैं, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान बाहमी मामलात को जो डिज़ाइन करने के लिए, बाहमी मामलात को तय करने के लिए बनाए जाते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। तो गोया इंटरनेशनल लॉ जो है वो ख़ुद मुख्तार सॉवरन स्टेट्स जो होती हैं, जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ का दर्जा रखती हैं, उनके दरमियान बाहमी जो रिलेशनशिप है, जो उनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, उसका तयन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज देख रखे हैं आप पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच के साथ आज हम आपके लिए जो है इंटरनेशनल लॉ के ऊपर जो है चंद इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो है वो लेकर आए हैं। आइए इसका देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज़ शामिल किए गए हैं। पहला एमसीक्यू है, हु यूज्ड द टर्म इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल। इंटरनेशनल लॉ की टर्म जो है सबसे पहले किसने इस्तेमाल की? हु यूज द टर्म इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल? The first one is Jeremy Bentham in 1780 and second option is Professor Holland in 1880. The correct option is Jeremy Bentham in 1780. तो जर्मी बेंथम जो है ही यूज द टर्म इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1780। 1780 में जो है जर्मी बेंथम ने सबसे पहले जो है इंटरनेशनल लॉ की टर्म जो थी वो इस्तेमाल की थी। लेकिन इससे पहले जो है इंटरनेशनल लॉ के लिए लॉ ऑफ द नेशंस की टर्म भी इस्तेमाल की जाती रही है। लेकिन जर्मी बेंथम ने जब इसको इंटरनेशनल लॉ का नाम दिया तो उसके बाद जो है दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और दुनिया भर के जो स्कॉलर्स हैं वो रियासतों के दरमियान जो मामला तय पाते हैं, उनके लिए जो असूल और ज़ाब्ते तैयार होते हैं, उनके लिए इंटरनेशनल लॉ की टर्म ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लॉ इज बॉडी ऑफ रूल्स एंड विच रेगुलेट्स द रिलेशंस अमंग स्टेट्स और प्रोविंसेस। तो जो इंटरनेशनल लॉ है बेसिकली क्या है? बॉडी ऑफ रूल्स। ये चंद रूल्स होते हैं, चंद रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, असूल और ज़ाब्ते हैं, विच रेगुलेट्स रिलेशंस अमंग स्टेट्स या प्रोविंसेस। तो जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो सॉवरन स्टेट्स के दरमियान रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं या प्रोविंसेस के दरमियान जो है रिलेशंस को रेगुलेट करने के लिए बनाए जाते हैं। द आंसर इज स्टेट्स। तो यहाँ अगर सॉवरन स्टेट की टर्म इस्तेमाल की जाए तो वो ज़्यादा सूटेबल होगी। इंटरनेशनल लॉ इज़ बॉडी ऑफ रूल्स विच रेगुलेट्स रिलेशंस अमंग द स्टेट्स। आइए देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ आर टू ब्रांचेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ और लोकल लॉ। दो टर्म्स हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ आर टू ब्रांचेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो है देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड द सेकंड वन इज़ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो मैं मुख्तसर तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है इनके ज़रिए जो है स्टेट टू स्टेट जो रिलेशनशिप होते हैं, जैसा डिप्लोमेसी जो है, तो इसमें दोनों फ्रीक स्टेट्स होती हैं, एक रियासत दूसरी रियासत के साथ जो ऑफिशियल रिलेशंस होते हैं रियासतों के दरमियान, उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार किए जाते हैं उनको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में दोनों फ्रीक जो होती हैं वो रियासतें होती हैं, जबकि जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज होते हैं ये एक रियासत और दूसरी रियासत के जो सिटीजन्स होते हैं उनके दरमियान मामलात को तय करने के लिए ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बनाए जाते हैं। और जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है, हर रियासत का प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ दूसरी रियासत से मुख्तलिफ होता है। तो ये जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होते हैं ये मुतल्लिका रियासत की जो लेजिस्लेचर होती है, जो उनकी नेशनल लेजिस्लेचर होती है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वो बनाती है।
जबकि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉज होते हैं उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं, जैसे यूएनओ हो सकता है या दीगर जो है रियासतें आपस में मिल बैठकर जो है वो कवानीन बनाती हैं। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में स्टेट टू स्टेट जो रिलेशंस होते हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, और जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है उसमें एक रियासत और दूसरी रियासत के शहरियों के दरमियान जो मामलात होते हैं उनको तय करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उनको प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। आइए देखते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर इंटरनेशनल लॉ pirates are treated as enemies of mankind or states? Dear students, the first option is the correct option. Under international law, pirates are treated as enemies of mankind. Next question is, the father of international law is considered to be J. Stark, Hugo Grotius, Oppenheim. The correct answer is Grotius. The father of international law is considered to be the Grotius. तो Grotius जो है उसको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। There are how many theories of international law according to the relationship between international law and municipal law? Dear students, municipal law से मुराद यहाँ पे है कौमी कवानीन जो होते हैं। एक रियासत अपने इंटरनल मामला को तय करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है उनको नेशनल लॉज कहा जाता है, और यहाँ इंटरनेशनल लॉ की जब आप बात कर रहे होते हैं तो उनके लिए म्यूनसिपल लॉज की टर्म इस्तेमाल होती है। जबकि जो स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप होते हैं उनके दरमियान जो मामलात होते हैं उनको तय करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उनको इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है। तो जो इंटरनेशनल लॉ है और जो म्यूनसिपल लॉज होते हैं इनके दरमियान ताल्लुक क्या है, उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है, तो उसके एतबार से यानी इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ के रिलेशनशिप के एतबार से बैनुल अक़वामी कवानीन की कौन कौन सी इकसाम हैं। देयर आर हाउ मैनी कौन कौन सी थेरीज पाई जाती हैं, तो आपने बताना ये है कि कितनी थेरीज हैं। देयर आर हाउ मैनी थेरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू द relationship between international law and municipal law? 4, 5, 6. The correct answer is 4. There are 4 theories of international law according to the relationship between international law and municipal law. और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो theories कौन कौन सी हैं। वो theories हैं मोनिस्टिक theory, dualistic theory, transformation theory और delegation theory। यानी इंटरनेशनल लॉ और जो म्यूनसिपल लॉ है उसके दरमियान तल्लक के अतबार से जो मुख्तलिफ थेरीज पाई जाती हैं उसमें द फर्स्ट वन इज़ मोनिस्टिक थेरी, ड्यूलिस्टिक थेरी, तीसरे नंबर पे है ट्रांसफॉर्मेशन थेरी और चौथे नंबर पे है डेलीगेशन थेरी। तो ये 4 थेरीज जो हैं ये इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ के बाहमी तल्लक के अतबार से पाई जाती हैं। ए स्टेट हैज़ द राइट टू एक्सप्लॉइट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या रियासत को जो है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बरआज़मी रेत जिसको कहा जाता है, समुद्री इलाका जो होता है, क्या उस इलाके को वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकती है? लिविंग सोर्सेज, नॉन लिविंग सोर्सेज, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सोर्सेज। तो जो स्टेट है, रियासत जो है उसके सहल के साथ जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का इलाका पाया जाता है, समुद्री इलाका पाया जाता है जिसको बरआज़मी रेत कहा जाता है, तो जो सहली रियासत है वो बरआज़मी रेत के अंदर समुद्र के अंदर जो लिविंग सोर्सेज पाए जाते हैं जैसा आबी हयात है, फिश होती है और बाकी जानवर होते हैं, और या फिर जो नॉन लिविंग सोर्सेज होते हैं, मादनियात हैं, तो क्या उस रियासत का लिविंग थिंग्स के ऊपर कंट्रोल होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर कंट्रोल होता है, या दोनों के ऊपर जो है रियासत का जो है वो कंट्रोल होता है? तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि स्टेट हैज़ द राइट टू एक्सप्लॉइट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। जो सहली रियासत होती है उसको अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर जो आबी हयात पाई जाती है, लिविंग थिंग्स पाई जाती हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स जिसका मादनियात होती हैं उन सब के ऊपर जो है रियासत को मुकम्मल कंट्रोल जो है वो हासिल होता है। एक्सट्राडिशन इज़ normally granted in all cases,
इन क्रिमिनल केसेस, इन सिविल केसेस। ये स्टूडेंट पहले तो ये देख लीजिएगा कि एक्स्ट्राडिशन किसको कहते हैं। एक्स्ट्राडिशन को उर्दू में कहते हैं तहवील मुल्ज़मान। तहवील मुल्ज़मान ये होता है, एक्स्ट्राडिशन ये है कि जब कोई शख्स जो है एक रियासत के अंदर जुर्म करता है और उस रियासत के अंदर जुर्म करके वो दूसरी रियासत में फ़रार हो जाता है। एक रियासत में जुर्म किया उसने और उसके बाद वो दूसरी रियासत में फ़रार हो जाता है, तो जिस रियासत के अंदर फ़रार हुआ है वो रियासत जो है वो क्या उसको वापस कर सकती है कि नहीं कर सकती, या करने की पाबंद है कि नहीं है। तो जिस रियासत के कानून की खिलाफवर्जी हुई है उसे उस रियासत के सुपुर्द करना जो है उसको एक्स्ट्राडिशन कहते हैं, तहवील मुल्ज़मान कहते हैं। उसको जो है वो वापस करना जो है ज़रूरी है कि नहीं है। तो कौन से केसेस के अंदर जो है वो वापस होना ज़रूरी है? इन ऑल केसेस, तमाम किस्म के केसेस, चाहे वो सिविल केसेस हों या क्रिमिनल केसेस हों, कोई भी किसी किस्म का केस हो, या इन क्रिमिनल केसेस या सिर्फ क्रिमिनल केसेस के अंदर जो है, या इन सिविल केसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, द आंसर इज इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जब एक शख्स जो है किसी अपनी रियासत के अंदर जो है कोई ऐसा क्राइम करता है जिसका तल्लुक़ फौजदारी कानून की खिलाफवर्जी के साथ होता है, वो क्रिमिनल केसेस के अंदर मुलव्वस होता है और वो क्रिमिनल जुर्म करने के बाद जो है वो दूसरी रियासत में फ़रार हो जाता है, तो मुतासरा रियासत जो है उसको वापस बुलाने का हक़ रखती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि दोनों रियासतों के दरमियान जो है बाकायदा तौर पे कोई मुआहदा हुआ हो और उस मुआहदे के तहत जो है वो रियासत वापस करने की पाबंद ठहरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स was adopted in 1776, 1795, 1948। डियर स्टूडेंट्स, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है डेट वाज अडॉप्टेड इन 1984, 1948। 1948 को जो है बुनियादी हुकूक का जो बैनुल अक़वामी चार्टर है उसकी मंजूरी दी गई थी। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड इन 1948। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाज established by the Hague Conference of 1899 and 1907, the Washington Naval Conference of 1922, the Vienna Conference of 1968. The correct answer is the Permanent Court of Arbitration was established by the Hague Conferences of 1899 and 1907। तो जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसको हेग कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो कायम किया गया था, जो कि 1899 को और 1907 को जो है वो मुनक्कद हुई थी। आइए देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ स्टेट में एक्सटेंड अप टू 12 माइल्स, 10 माइल्स, 200 miles. The correct answer is 200 miles. The territorial waters of state may extend to 200 miles. तो जो इलाकाई समुंदर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 200 मीटर माइल्स तक जो है 200 मील तक जो है वो समुंदर के अंदर जो है वो जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जो है इसका मुख्तलिफ कानून है, तमाम दुनिया के अंदर यकसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम इसकी जो लिमिट है वो 200 माइल्स है। द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ स्टेट में एक्सटेंड अप टू 200 miles. The next question is, a landlocked state cannot fly its own flag, can fly its own flag, can fly its flag with the flag of other states. Dear students, इस क्वेश्चन का तल्लुक ये है कि ऐसी रियासतें जो कि लैंड लॉक्ड होती हैं और जब वो यानी उनके पास अपना कोई इलाकाई समुंदर नहीं होता, उनकी कोई सरहद जो है वो गर्म समुंदर के साथ नहीं मिलती, और जब वो रियासतें जो हैं किसी दूसरी रियासत की वसातत से गर्म समुंदर को इस्तेमाल करती हैं या दूसरी रियासतों के ज़रिए जो है वो गर्म पानियों तक रसाई हासिल करती हैं, तो जो बैनुल अक़वामी कानून ये कहता है कि जब कोई बहरी जहाज़ जो है शिप जो है जब समुंदर में वो सफ़र करेगा तो ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर मुतलका रियासत का जो फ्लैग है वो लहरा रहा हो, और वो फ्लैग जो है इस बात की निशानदेही करता है
कि ये जो जहाज़ है, ये शिप जो है, इसका तल्लुक़ इस रियासत के साथ है। तो ऐसी रियासतें जो लैंड लॉक्ड स्टेट्स होती हैं, जब उनका कोई शिप जो है किसी दूसरी रियासत की वसातत से समुंदर के अंदर जो है दाखिल होता है, समुद्री सफ़र करता है, तो क्या वो अपना झंडा जो है, अपना फ्लैग जो है, उस शिप के ऊपर लहरा सकती है या नहीं लहरा सकती, ये क्वेश्चन है। तो जवाब इसका है कैन नॉट फ्लाई इट्स ऑन फ्लैग। तो वो जो है अपना झंडा जो है वो नहीं लहरा सकती। तो किसका झंडा लहराएगी? जिस रियासत के बंदरगाह से वो समुंदर के अंदर दाखिल होता है, वो उस रियासत का जो है वो परचम जो है वो अपने ऊपर लहराएगी। मसलन अगर अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के समुंदर को इस्तेमाल करके अपना कोई बहरी जहाज़ जो है वो समुंदर में दाखिल करता है, तो उसके ऊपर पाकिस्तान का परचम जो है वो लहराया जाएगा, अफ़गानिस्तान का परचम उसके ऊपर नहीं लहराया जाएगा। द लैंड लॉक्ड स्टेट कैन नॉट फ्लाई इट्स ऑन फ्लैग। तो वो अपना परचम जो है समुद्री सफ़र के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड इन यूएसए। तो यूएसए के अंदर जो है जो सबसे बरतर उनका कानून है, सुप्रीम लॉ कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जनरल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, नॉन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो अमेरिकन आइन के मुताबिक जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको अमेरिका का सुप्रीम लॉ जो है वो करार दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट डू दीज एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर? एक्रोनिम्स मीन्स होता है एब्रीवेशंस। तो एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर WIPO। WIPO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WTO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और लास्ट पे है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिएगा, व्हाट डू दीज एक्रोनिम्स स्टैंड फॉर? WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, एंड ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, द विड्थ ऑफ द मैरीटाइम बेल्ट is generally recognized to be 3 miles, 5 miles and 10 miles. The answer is 3 miles. The width of the maritime belt, जो maritime belt है उसकी जो width है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 माइल का जो है वो मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैंडिडेट फॉर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज नॉमिनेटेड बाय, यानी वो शख्स जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज बनना चाहता है उसको बतौर कैंडिडेट कौन नॉमिनेट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है द नेशनल गवर्नमेंट, सेकंड ऑप्शन है द नेशनल ग्रुप, और थर्ड ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग में है, नीदरलैंड्स के शहर हेग में है, तो उसके जजेस की जो नॉमिनेशन है वो कौन करता है? तो जिस रियासत का वो शहरी होगा उसकी जो नेशनल गवर्नमेंट है, उस रियासत की जो गवर्नमेंट होगी वही उसको जो है वो नॉमिनेट करती है। तो करेक्ट आंसर है नेशनल गवर्नमेंट। यानी अगर बाई टर्म जो है एक शख्स जो है उसने पाकिस्तान की तरफ से जो है किसी शख्स ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जज बनना है तो उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो नॉमिनेट करेगी। अगर इंडिया से है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। अगर वो सऊदी अरब से है या किसी और मुल्क से है तो मुतलका रियासत ही उसको नॉमिनेट करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन वाज मोनरो डॉक्ट्राइन ओरिजिनली अनाउंस्ड? 1623, 1723, 1823. The correct answer is 1823. When was Monroe Doctrine was originally announced? 1823 को जो है Monroe Doctrine जो है that was announced. Next question है, according to the floating Iceland theory, a floating Iceland is. फ्लोटिंग आइसलैंड थ्योरी, फ्लोटिंग आइसलैंड से मुराद है बहता हुआ जजीरा। फ्लोटिंग आइसलैंड क्या है? इसका तर्जमा होगा बहता हुआ जजीरा। तो ये जो फ्लोटिंग आइसलैंड थ्योरी है इसमें फ्लोटिंग आइसलैंड क्या होता है, यानी फ्लोटिंग आइसलैंड से क्या मुराद है? अकॉर्डिंग टू द फ्लोटिंग आइसलैंड थ्योरी, ए फ्लोटिंग आइसलैंड इज, द फर्स्ट ऑप्शन इज
एन आइसलैंड विद इन 3 nautical miles from the coast of a country. सेकंड ऑप्शन है एन आइसलैंड ऑन द हाई सीज which is not the territory of any particular state, and the third option is a ship bearing the national flag of a state. ये स्टूडेंट्स जो फ्लोटिंग आइसलैंड होता है जिसको आमतौर पे बहता हुआ जजीरा कहा जाता है, तो जब भी कोई शिप जो है वो समुद्र में सफ़र करता है और उसके ऊपर मुतलका रियासत का जो नेशनल फ्लैग है वो उसके ऊपर जो है वो लहरा रहा होता है, तो समुद्र के अंदर जो जहाज़ अपने नेशनल फ्लैग के साथ सफ़र करते हैं समुद्री पानी के अंदर जो है उनको फ्लोटिंग आइसलैंड कहा जाता है, यानी वो एक जजीरे की तरह होते हैं, तो फ्लोटिंग आइसलैंड है। तो बेसिकली वो उस जहाज़ के अंदर उसी रियासत का कानून नाफज होगा जिस रियासत का परचम उसके ऊपर लहरा रहा है, जबकि उस जहाज़ से बहर के जो है वो बैनुल कौमी कवानीन जो है उसके ऊपर जो है लागू होंगे। आइए देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कंडोमिनियम स्टेट इज ए स्टेट ऑफ कोर्स, ए स्टेट enjoying dominion status, a particular territory over which joint dominion is exercised by two or more external powers. तो डोमिनियन स्टेट से क्या मुराद होता है? कंडोमिनियम स्टेट जो है, कंडोमिनियम स्टेट क्या होती है? कंडोमिनियम स्टेट एक ऐसी रियासत होती है जिसके ऊपर जो है दो रियासतों का या दो से ज़्यादा रियासतों का मुश्तरका कंट्रोल हो। तो कंडोमिनियम स्टेट जो है ए पर्टिकुलर टेरिटरी ओवर विच जॉइंट डोमिनियन इज एक्सरसाइज्ड बाय टू आर मोर एक्सटर्नल पावर्स। तो ऐसा इलाका जिसके ऊपर दो या दो से ज़्यादा जो बैरूनी रियासतें होती हैं उनका कंट्रोल हो उसको कंडोमिनियम स्टेट जो है वो कहा जाता है। तो कंडोमिनियम स्टेट जो है ऐसी रियासत है जो दो या दो से ज़्यादा रियासतों के ज़ेरे कंट्रोल हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ और स्टेट्स, इंडिविजुअल्स, बोथ। तो इंटरनेशनल लॉ जो है उसका मौजू क्या है? इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई किसके ऊपर होता है? तो स्टेट्स के ऊपर अप्लाई होता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर होता है, बोथ। तो दोनों के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई होते हैं। बेसिकली उसका जो मेजर जो टॉपिक है वो है स्टेट्स, लेकिन इंडिविजुअल्स के ऊपर भी इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई होते हैं। इंडिविजुअल्स भी जो हैं वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ का दर्जा रखते हैं, और इस तरह जो है स्टेट्स भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी का दर्जा रखती हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ का दर्जा रखती हैं, और इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ का दर्जा रखती हैं। तो वो तमाम इंस्टीट्यूशंस जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ का दर्जा रखते हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई होता है। सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स, बोथ जो हैं वो दोनों जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के वो सब्जेक्ट जो हैं वो तस्वर होते हैं। ए कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज सिचुएटेड बीनीथ द सी लेवल एट द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स, 300 मीटर्स एंड 500 मीटर्स। 200 मीटर्स। डी स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है कि आप मेरी बात को फॉलो करेंगे। तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है कि सपोज के ये क्या है, सहली पट्टी है और ये मुतलका रियासत है। अब यहाँ से ये समुंदर है, सारा जो है ये समुंदर है, और सहली पट्टी से लेकर यानी समुंदर का जो किनारा है वहाँ से लेकर अगर आप समुंदर में जाने का अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ है तो वो जो है वो एक डहलवान की शक्ल में जो है वो नीचे गहरा होता चला जाता है। यानी समुंदर जो है वो किनारे से लेकर अंदर की तरफ जो है अगर आप समुद्र में दाखिल हों तो वो एक डहलवान की सूरत में मुसलसल जो है वो गहराई की तरफ चला जाता है। तो क्वेश्चन ये है, द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज सिचुएटेड beneath the sea level at the approximate depth of 200 मीटर्स। तो कितनी गहराई तक का जो समुंदर है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है, यानी बरआज़मी रेत कहा जाता है। तो इसका जवाब है 200 मीटर्स, यानी जहाँ पे समुंदर की गहराई 200 मीटर्स तक है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और वो जो है वो सहली रियासत की मलकियत है। वो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है वो सहली रियासत की मलकियत है, और सहली रियासत
उसके पानियों को इस्तेमाल कर सकती है, उसके अंदर जितनी भी आबी हयात है उसको इस्तेमाल कर सकती है, उसके सहली जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसके अंदर जितनी भी मादनियात पाई जाती हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकती है। कोई दूसरी रियासत जो है उस इलाके को जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकती। आप कभी कभार सुनते हैं, हमारे यहाँ ख़बरों में अक्सर आता है कि पाकिस्तानी जो माहीगीर हैं वो जो है वो इंडियन समुंदर में दाखिल हो गया, या इंडियन माहीगीर जो हैं वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाते हैं और पाकिस्तान उनको पकड़ लेता है, या इंडियन जो सिक्योरिटी अदारे हैं वो उनको पकड़ लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का इलाका है उसमें जो है दाखिल हो जाते हैं। तो जबकि वो उस इलाके के ऊपर क्या होता है, उस रियासत का इक़्तिदार आला जो है वो होता है, और उन पानियों को उस रियासत की मर्ज़ी के बगैर कोई दूसरी रियासत इस्तेमाल नहीं कर सकती। जैसे आपको एक खुश्की के इलाके से जो है एक रियासत से दूसरी रियासत में जाने के लिए बाकायदा तौर पे मुतल्लिका रियासत से इजाज़त लेना पड़ती है, तो उसके पानियों को भी इस्तेमाल करने के लिए आपको वहाँ पे इजाज़त लेना पड़ती है। तो इस तरह जो है इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ का कंसेप्ट जो है वो दिया गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, जजेस ऑफ द ICJ. ICJ means International Court of Justice are elected by the Security Council, elected by the General Assembly and the Security Council, appointed by the सेक्रेटरी जनरल। तो जो सुप्रीम कोर्ट, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनकी अपॉइंटमेंट सिक्योरिटी काउंसिल करती है जो कि यूएनओ का दूसरा बुनियादी इदारा है। जजेस की अपॉइंटमेंट है जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल मुश्तरका तौर पे करते हैं, या जो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल होता है वो उसकी अपॉइंटमेंट करता है। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जजेस जो हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द जनरल असम्बली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। तो जनरल असम्बली एंड सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो मिलकर जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमेरिकन सेनेट कंप्राइजेस 99 senators, 100 senators, 101 or none of these? The answer is 100 senators. डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये हमारे इस टॉपिक से रेलिवेंट नहीं है, ये गलती से जो है वो इसमें कंपोज हो गया है। यानी अमेरिकन सेनेट जो है उसके मेंबर्स की तादाद जो है वो 100 है, जबकि हम इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस कर रखे हैं, तो ये जो है बस ऐसी जो है वो इसमें शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्टेट इज़ बाउंड टू रिकग्नाइज इन न्यू स्टेट, और दूसरा है नॉट बाउंड टू डू सो, और थर्ड ऑप्शन है required to enter into dialogue with the new state or recognition. Dear student, the concept of recognition, recognize करना होता है, तस्लीम करना, रजामंदी ज़ाहिर करना। तो इसकी फ़िलासफ़ी ये है कि जब भी दुनिया के अंदर कोई नई रियासत वजूद में आती है, या दुनिया के अंदर कोई नई हुकूमत कायम होती है, ख़ास तौर पे जो है वो रेवोल्यूशन के बाद है या कोई बगावत के बाद जो है कोई नई हुकूमत जो है वो कायम हो जाती है, तो जब तक उसको बाकी रियासतें बाकायदा तौर पे रिकग्नाइज़ नहीं करती, उस वक्त तक उनके दरमियान सफारती तल्लुकात जो हैं वो कायम नहीं हो सकते। जैसा आप अमूमन पढ़ते हैं कि पाकिस्तान को जो है सबसे पहले किसने तस्लीम किया, या पाकिस्तान को सबसे पहले किस रियासत ने रिकग्नाइज़ किया था, तो उसका जवाब है ईरान ने। तो जब भी कोई नई रियासत वजूद में आती है तो बाकी रियासतें बाकायदा तौर पे उसको रिकग्नाइज़ करने का ऐलान करती हैं कि हम इस रियासत को तस्लीम करते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक बाकायदा एक रियासत है, और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक जो ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं ये उन ज़िम्मेदारियों को अदा करने की सलाहियत रखती है। तो आप उसको एज ए सॉवरन स्टेट जो है रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, तो बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट होती है। इसमें दो तरह के मामलत पाए जाते हैं, या तो हर रियासत फ़र्दन रिकग्नाइज़ करेगी, या फिर जब कोई रियासत यूएनओ की मेंबर बन जाती है तो यूएनओ की बाकी जितनी भी रियासतें होती हैं वो कंसीडर कर लिया जाता है कि उन्होंने भी रिकग्नाइज़ कर लिया है। तो बाज़ का ऐसा भी होता है, लेकिन अमूमन जो है रियासतें जो हैं वो बाकायदा तौर पे जो है वो अनाउंस करती हैं कि हम इसको रिकग्नाइज़ करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नई कायम होने वाली रियासत को या किसी रियासत के अंदर आने वाली हुकूमत को रिकग्नाइज़ करना बाकी रियासतों के लिए ज़रूरी होता है या नहीं होता? तो जवाब ये है, नॉट बाउंड टू डू सो। कोई रियासत
बैनुल-अक़वामी कानून की तरफ से पाबंद नहीं होती कि वो हर कायम होने वाली नई रियासत को रिकग्नाइज़ करे। ये उसकी अपनी मर्ज़ी है कि उसको रिकग्नाइज़ करे या कि ना करे। दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिएगा। A state is not bound to do so। यानी एक स्टेट जो है वो इस बात की पाबंद नहीं है कि कायम होने वाली नई रियासत को वो तस्लीम करे। उसकी मर्ज़ी है उसको तस्लीम करे, उसकी मर्ज़ी है उसको तस्लीम ना करे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन पाकिस्तान द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर इज़ 24 miles, 12 miles and 36 miles. The answer is 12 miles. In Pakistan, the limit of the territorial waters is 12 miles. Next question है, what is contraband? What is contraband? तो all narcotics, articles banned by the government, goods which may assist an enemy इन द कंडक्ट ऑफ वार। तो डी स्टूडेंट्स, मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा कर देता हूँ। ये जो कंट्राबैंड है, इसका जो उर्दू तर्जुमा हम करते हैं वो है ममनुआ अशिया। ऐसी अशिया जो ममनू हों, जिनके ऊपर पाबंदी लगी हुई हो कि आप ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकते, या इनको सफ़र के ऊपर आप समुद्री जहाज़ों के अंदर नहीं ले जा सकते। तो आम तर्जुमा इसका ये है ममनुआ अशिया, कंट्राबैंड। तो कंट्राबैंड के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं? नारकोटिक्स, यकीनन नारकोटिक्स भी आती हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो है जो चीज़ है वो कुछ और है। आर्टिकल्स बैंड बाय द गवर्नमेंट, ऐसी चीज़ें जिनको गवर्नमेंट जो है तजारत की इजाज़त नहीं देती, या फिर गुड्स विच में असिस्ट एन एनिमी इन कंडक्ट ऑफ वार। तो कंट्राबैंड से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जिससे जंग लड़ी जा सकती है। जो असला हो सकता है, वेपन्स हो सकते हैं, जो समुद्री माराइन हो सकती हैं। तो कई जो है वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो जिनका तल्लुक बरह रास्त जंग के साथ होता है, वार हेड्स के साथ होता है, वेपन्स के साथ होता है। तो ऐसी अशिया जो हैं उनको कंट्राबैंड्स कहते हैं। ए वेसल स्टेट इज़ वन विच इज़ कंप्लीटली अंडर द रूल ऑफ एन अदर स्टेट। सेकंड ऑप्शन है वन विच इज़ सपोज्ड टू एग्जिस्ट इन एवरी वेसल ऑफ द स्टेट ऑन द हाई सीज। और लास्ट है प्रोटेक्टोरेट्स। वेसल स्टेट कौन सी होती है? वेसल स्टेट होती है वन विच इज़ कम्प्लीटली अंडर द रूल ऑफ एन अदर स्टेट। तो ऐसी रियासतें जो किसी भी वजह से, किसी क्राइसिस की वजह से, उनका पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, या जंग के अंदर जो है वो किसी क्राइसिस का शिकार हो जाती हैं, या अपने मामलात को खुद डील करने के काबिल नहीं होती, तो वो क्या होता है, वो किसी दूसरी रियासत के मतहत हो जाती हैं। तो ऐसी रियासतें जो मुकम्मल तौर पर किसी दूसरी रियासत के मतहत हो जाती हैं उनको वेसल स्टेट्स कहते हैं। वन स्टेट विच इज़ कम्प्लीटली अंडर द रूल ऑफ एन अदर स्टेट, तो वो वेसल स्टेट्स जो है वो कहलाती हैं। डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस मुख्तसर सी वीडियो का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल।